नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो आज हम लोग बायो से शुरुआत करेंगे। अभी तो उसमें हम लोग का दिल्ली सल्तनत में पूरा कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत मुगल वंश से स्टार्ट करना है, तो आज हम लोग नया टॉपिक लेंगे। और आईएएस में तो इस समय साइंस साइंस से 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साइंस में ही देखा जाए तो बायो बायो तो खुद अपने आप में 15 से 16 क्वेश्चन रह रहा है, 20-20 क्वेश्चन बायो से रह रहा है। तो बायो का हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए बायो में आईएएस के लिए। बायो में कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन की स्थिति कैसी रहती है, स्वरूप कैसा रहता है क्वेश्चन को। और इसके साथ ही साथ पहली बात तो रिपीट क्वेश्चन होता नहीं है यूपीएससी में, रिपीट क्वेश्चन नहीं होता है। तो क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बनने की संभावना है, कहाँ से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है, उसको देखेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ औपचारिक शुरुआत करेंगे बायो की कि क्या पढ़ना चाहिए और बायो में कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं बायो। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जीव विज्ञान के जो जनक हैं सबको पता है, अरस्तु हैं। कौन है? तो अरस्तु हैं, सबको पता है। दूसरा चीज, थोड़ा इसको रिलेट किया जाए इतिहास से। अभी जब हम लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि कौन थे अरस्तु, यहाँ पे भी देख लिया जाए थोड़ा सा। ये अरस्तु के जो गुरु थे उनका नाम था प्लूटो। क्या नाम था? गुरु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो। प्लूटो के जो गुरु थे उनका नाम था सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। और अरस्तु किसके गुरु थे? तो सिकंदर के। सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया, सिकंदर महान, जिस समय भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय यहाँ के शासक घनानंद थे, जो नंद वंश का अंतिम सुल्तान था। तो उसको हम लोग देखेंगे एंशिएंट इंडिया में कि नंद वंश का संस्थापक है महापद्मनंद। तो इतिहास का सिलेबस है। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक तो कहा जाता है, सबको पता है। और यह भी पता है सबको कि इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है अरस्तु को। और यहां पे अब हम लोग देखेंगे जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। दूसरा चीज कि यहाँ पे जो बायो शब्द है, बायो से अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि बायो किसे कहते हैं, कभी नहीं पूछेगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बायो को किस तरह से पढ़े हम लोग, कि क्वेश्चन यूपीएससी में आए उसमें। इसको मिटाते हैं। अब जीव विज्ञान में हम लोग सबसे स्टार्टिंग जो होता है ना कोशिका से स्टार्ट करना चाहिए। और कोशिका से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान में। कोशिका क्या करेंगे? कोशिका से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे कोशिका 2 प्रकार में बटा हुआ है, देखिए उसको। एक है कोशिकीय आवरण, कोशिका आवरण, और एक है कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज जब अब यहाँ पे तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, अभी आगे जब हम लोग पढ़ लेंगे जीव द्रव्य के बारे में तो यहाँ पे देखेंगे कि जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे करते हैं, या परकिंजे उन्हीं को कहा जाता है। तो आगे हम लोग अभी देख रहे होंगे उसको। तो जीव द्रव्य की खोज कौन करता है? पुरकिंजे करते हैं। अब ये देखिए, ये कोशिकीय आवरण जो है 2 प्रकार में है।
कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, झिल्ली। ठीक, तो आगे हम लोग जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे देखेंगे कोशिका भित्ति क्या होता है और कोशिका झिल्ली क्या होता है। इसके साथ साथ जीवद्रव्य, एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक। क्या होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब देखिए, ये जो कोशिका द्रव्य होता है 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली, एकल झिल्ली, और एक होगा झिल्ली रहित। केंद्रक जो होता है यह भी 3 पार्टों में बटा होता है। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, एक होता है गुणसूत्र। डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र। अब देखिए, यहाँ पे जो दोहरी झिल्ली है 2 भागों में बटा होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक हम लोग पढ़ रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे आगे तो वहां पे देखा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है इसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया को वहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन करते हैं, लेकिन इसका नामकरण हम लोग देख रहे होंगे वहाँ पे कि बेंडा करते हैं। तो उस चीज़ को आगे हम लोग अभी कर रहे होंगे। दोहरी झिल्ली में एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लवक। क्या है? लवक। जब एकल झिल्ली की बात आएगी तो इसमें 4 पार्ट हैं। एक है रेप्टिकुलम, क्या है? रेप्टिकुलम। दूसरा है लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे क्यों कहा जाता है ये भी देखेंगे। रिक्तिका, पूछ देगा कि आईएएस में पूछा भी गया है कि कोशिका का स्टोर रूम किसे कहते हैं? कोशिका का स्टोर रूम किसे कहते हैं? तो रिक्तिका को अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। रिक्तिका, और एक होगा गाल्जिका। गाल्जिकाय के बारे में पीसीएस में खोज पूछा गया था कि गाल्जिकाय की खोज कौन किया है? तो कैमिलो गाल्जी, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा हुआ है। अब झिल्ली रहित में 2 पार्ट है। एक है राइबोसोम, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री जिसे कहते हैं, और एक है सेंट्रोसोम। राइबोसोम, सेंट्रोसोम। अब देखिए, राइबोसोम 2 भागों में बटा हुआ है। एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। 70S, 80S। 70 और 80S के बारे में भी जानेंगे, क्यों इसको 70S कहा जाता है और क्यों इसको 80S कहा जाता है। स्वेडबर्ग इसकी खोज की है, तो आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे। सेंट्रोसोम 2 प्रकार का होता है, एक SCR होता है, एक RER होता है। आगे हम लोग जब पढ़ रहे होंगे प्रोटीन, तो प्रोटीन में हम लोग देखेंगे कि क्यों ये SCR क्या करता है और RER क्या करता है। SCR को हम लोग कहते हैं कि खुरदरा होता है और इसको हम लोग कहते हैं कि मुलायम होता है। RER क्यों खुरदरा होता है और क्यों मुलायम होता है, इस बारे में भी आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे। SCR प्रोटीन बनाने में
सहायता करता है, इसलिए वो खुरदुरा होता है। और आरआर प्रोटीन में कोई भूमिका नहीं निभाता है, इसलिए वो मुलायम होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब देखिए, लवक तीन प्रकार का होता है। एक वर्णीय होता है, एक अवर्णीय होता है, अवर्णीय, एक वर्णीय, अवर्णीय, हरित लवक। हरित लवक के बारे में एकदम विस्तार से करेंगे। वर्णीय, अवर्णीय लवक के बारे में पढ़ेंगे कि सेव का रंग या मिर्च का रंग रेड क्यों होता है, हरा क्यों होता है, सेव का रंग रेड क्यों होता है, पपीता पीला क्यों होता है। तो यहाँ पे हम लोग वो कर रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए की संरचना, तो पहली बात ये है कि ये द्विकुंडलिकार है और ये आरएनए जो है एक कुंडलिकार है। आगे जब हम लोग पढ़ रहे होंगे वहां पे देखेंगे कि डीएनए क्या है। तो डीएनए का बस यहाँ पे हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि डीएनए क्या है। तो डीएनए को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, आरएनए को भी न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए दो प्रकार में बटा हुआ है, न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट। आरएनए भी न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट। अब फास्फेट दो भागों में, एक राइबोस शुगर, एक नाइट्रोजनी क्षार। आरएनए का भी जो फास्फेट है वो भी राइबोस शुगर और क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। अब नाइट्रोजनी क्षार के यहां से ही इन दोनों में अंतर समझ में आएगा कि इसमें एजीसीटी पाया जाता है और इसमें एजीसीयू पाया जाता है। एजीसीटी में कह रहा हूं तो इसका मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन पाया जाता है और इसमें जो होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे, इसको मिटाते हैं, इसके बाद उसी को देखेंगे। तो डीएनए के साथ साथ आरएनए को भी लेंगे। डीएनए को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, टाइड, इसको भी न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं सब दोनों, डीएनए, आरएनए। एक न्यूक्लियोसाइड होता है, एक फास्फेट होता है। दोनों की स्थिति यही है। फास्फेट दो प्रकार का होता है, एक राइबोस शुगर होता है और एक नाइट्रोजनी क्षार होता है। नाइट्रोजनी क्षार होता है। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में अंतर समझ में आएगा। यहां तक तो दोनों की संरचना समान है। पहली बात, ये द्विकुंडलिकार है और ये एक कुंडलिकार है। यहां तक दोनों में स्थिति समान है। इसके बाद जो डीएनए का पाया जाता है नाइट्रोजनी क्षार, वो 4 होता है। आरएनए का भी 4 होता है। इसमें ए, जी, सी, टी पाया जाता है। इसमें ए, जी, सी, यू पाया जाता है। ए का मतलब यहां पे भी ये तीनों समान है, बस यहां पे लास्ट वाले में आके डिफरेंस हो गया है। ए का मतलब होता है एडेनिन। क्या होता है? एडेनिन। जी का मतलब होता है गुआनिन और सी का मतलब होता है साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। और टी का मतलब होता है थाइमिन। और यहाँ पे बस एक यूरेसिल आ गया है, यहाँ पे थाइमिन। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। पूछ देगा कि एजीसीटी किस में पाया जाता है, तो डीएनए में। और पूछ देगा कि एजीसीयू किस में पाया जाता है, तो आरएनए में। अब देखिए, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे विस्तार से आरएनए देखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको देख लिया जाए कि आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है। एक एमआरएनए होता है, एक आरआरएनए होता है और एक टीआरएनए होता है। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एमआरएनए को क्यों कोशिका का ठेकेदार कहा जाता है। उसके भी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आरआरएनए को क्यों कोशिका का मजदूर कहा जाता है। और टीआरएनए को जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे देखेंगे कि टीआरएनए को कोशिका का लेबर कहा जाता है। सॉरी, एमआरएनए को कोशिका का ठेकेदार कहा जाता है, आरआरएनए को कोशिका का कारीगर कहा जाता है
और टीआरएनए को कोशिका का मजदूर कहा जाता है। तो पूछेगा कोशिका का मजदूर किसे कहते हैं? टीआरएनए। कोशिका का ठेकेदार किसे कहते हैं? एमआरएनए। कोशिका का मजदूर किसे कहते हैं? आरएनए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डीएनए की जो खोज की है उनका नाम है फ्रेडरिक मिशर, और इसकी जो संरचना दी है उनका नाम है जेडी वाटसन और क्रिक। तो वाटसन और क्रिक। आरएनए की जो संरचना दी है उनका नाम है वाटसन और अर्ग। वाटसन वही है, इनके साथ एक अर्ग हो गए हैं, तो वाटसन और अर्ग आरएनए की संरचना दी है। इसी स्थिति के साथ साथ जब हम वहां पे पढ़ेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ औपचारिक हम लोग देख रहे हैं कि इसका फिगर क्या है, कैसे इसको ड्राफ्ट करेंगे, कैसे समझना है उसको देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग डीपली नहीं कर रहे हैं, बस समझ रहे हैं। अभी डीपली हम लोग करेंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। तो आरएनए से आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब देखिए, तो ये सब डीएनए से संबंधित है। अब यहाँ पे तो हम लोग कोशिका का डिवाइड देखें, कैसे कोशिका कितने भागों में बटा हुआ है, कैसे बटा है, सब देखें। आप भी देखें, मैं भी देखा। अब इसके बाद कोशिका का विभाजन होगा। कोशिका का विभाजन एक चैप्टर ये था कोशिका, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन। क्या देखेंगे? तीन ही ऐसा चैप्टर मैं बनाया हूं, तीन ही चैप्टरों में पूरा बायो खत्म किया जाएगा। आईएएस का पूरा बायो पूरा एकदम समाप्त हो जाएगा 3 चैप्टर में बस। कोशिका विभाजन 3 पार्टों में होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। समसूत्री विभाजन का खोज हम लोग जब पढ़ेंगे वहां पे, यहाँ पे तो सिर्फ ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पे फ्लेमिंग किए हैं, इसके अर्धसूत्री के फार्मर तथा मुरे किए हैं। क्वेश्चन यहाँ से बना था इसमें, समसूत्री विभाजन में कौन से सेल का निर्माण होता है? तो सेक्स सेल का निर्माण होता है। सेक्स सेल का निर्माण होता है। आगे जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्यों पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता है, तो इन्हीं सभी कारणों से नहीं होता। वहां पे विस्तार से हम लोग कर रहे होंगे। अर्धसूत्री विभाजन में कौन से सेल का निर्माण होता है? तो सोमेटिक सेल का निर्माण होता है। सोमेटिक सेल का निर्माण होता है। इसके जो खोजकर्ता है उनका नाम है फ्लेमिंग, और इसके जो खोजकर्ता है उनका नाम है फार्मर तथा मुरे। ठीक, वहां पे कोशिका को हम लोग डिवाइड किए, यहाँ पे कोशिका का विभाजन कर रहे हैं। तो कोशिका का विभाजन जब समसूत्री में होगा तो 4 पार्टों में होगा। कौन कौन होगा? तो प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज का मतलब है पूर्वावस्था, मेटाफेज का मतलब है मध्यावस्था, एनाफेज का मतलब है पश्चावस्था, और टीलोफेज का मतलब है अंत्यावस्था। जब सोमेटिक सेल यानी अर्धसूत्री विभाजन को देख रहे होंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। किसको? अर्धसूत्री को 2 भागों में बांटा गया है। एक अर्धसूत्री फर्स्ट है, एक अर्धसूत्री सेकेंड है। फिर अर्धसूत्री फर्स्ट के 4 पार्ट हैं। यही प्रोफेज आ जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट हो जाएगा, मेटाफेज फर्स्ट हो जाएगा, एनाफेज फर्स्ट हो जाएगा और टीलोफेज फर्स्ट हो जाएगा। जब अर्धसूत्री सेकेंड में हम लोग देख रहे होंगे तो इसके भी 4 पार्ट रहेंगे। प्रोफेज फर्स्ट रहेगा, मेटाफेज फर्स्ट रहेगा, एनाफेज फर्स्ट रहेगा, सॉरी प्रोफेज सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र तो देखेंगे गुणसूत्रों का निर्माण यही स्थिति होती है कि गुणसूत्रों को कब काउंट किया जाता है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं और हाथी में 54 गुणसूत्र होते हैं। सबसे ज्यादा ट्रेडुकाइटा या ट्रेडुकाइटा में 1300 से 1600 गुणसूत्र होते हैं। तो सबों का जो काउंटिंग होता है इन्हीं सबों में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोफेज में होता है। कब दोनों गुणसूत्र अपने आप में जुड़ते हैं तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरा चीज, जब असूत्री विभाजन हो रहा होगा तो इसमें भी 4 पार्ट हैं। वही है
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब देखिए, जब कोशिका विभाजन हो जाएगा तो तीसरा हम लोग चैप्टर लेंगे और वहां पे हम लोग देखेंगे उत्तक, और उत्तक में पूरा बॉडी से लेके सब कुछ देख लेंगे उसी में। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक होगा विटामिन, और विटामिन के बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन, जिसकी खोज बर्जिलियस की है। बर्जिलियस की धातु अधातु की खोज की है, थोरियम की खोज वही की है। और विटामिन का खोज तो बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ रहे होंगे, और विटामिन से क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त अच्छा बनता है। और विटामिन की खोज तो फंक की है, सबको पता है, तो वहाँ पे देख लेंगे हम लोग। तो इसको मिटाते हैं और उत्तर के बारे में अब समझते हैं। क्या है तो उत्तक, यही लास्ट चैप्टर हम लोग करेगा, इसी के माध्यम से पूरा बायो खत्म होगा, 3 ही चैप्टर से। और एक छोटा छोटा टॉपिक ला देंगे, क्या बोलते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कुल मिला के 5-6 ही ऐसा चैप्टर होगा जिससे पूरी बायो खत्म होगी, लिंक करके बना हुआ है। उत्तक 2 प्रकार का होता है, एक पादप होता है, एक जंतु होता है। एक पादप होता है, एक जंतु होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक विभोज्योतकी होता है, एक अस्थाई होता है। विभोज्योतकी के 3 पार्ट होते हैं, शीर्ष विभोज्योतकी, पार्श्व विभोज्योतकी, अंतर्वेशी विभोज्योतकी। ठीक, अंतर्वेशी विभोज्योतकी। अस्थाई के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे 2 देखेंगे, एक सरल देखेंगे, एक जटिल देखेंगे। जब सरल में हम लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे 3 पार्ट होगा, 3 पार्ट होगा सरल का, एक स्थूल, एक मृदु, स्थूल मृदु, और एक क्या बोलते हैं, स्थूल मृदु कठोर। जटिल की बात जब कर रहे होंगे हम लोग तो 2 देखेंगे, एक जाइलम, नाम सुना ही होगा, एक फ्लोएम। जाइलम जल को लेकर जाता है, केशिकत्व के माध्यम से, यहाँ पे केशिकत्व का सिद्धांत लागू होता है। और एक फ्लोएम होता है, तो इन दोनों को देख रहे होंगे हम लोग आगे। अब यहाँ पे ये तो पादप के पार्ट थे, अब इसके साथ साथ हम लोग जंतु के भी देखें, तो इधर से इसको मिटाते हैं पादप को। और जंतु के देखेंगे। जंतु के 4 पार्ट हैं, क्या क्या है, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। उपकला को पूरा डिवाइड करेंगे, वहां पे हम लोग देख रहे होंगे कि अस्थि अस्थि क्या होता है, वो सब चीज देखेंगे। संयोजी उत्तक में भी पूरा विस्तार से पूरी बॉडी को देखेंगे, कार्प्लस और प्लस के बारे में, बेटा कार्प्लस और प्लस सब कुछ बारे में यहाँ पे देखेंगे। जब पेशीय उत्तक पढ़ेंगे तो इसको 3 पार्टों में बांटेंगे। एक ऐच्छिक होता है जो हमारी इच्छा से काम करता है, ऐच्छिक पेशी जिसे कहते हैं। एक अनैच्छिक होता है जो हमारी इच्छा के बगैर भी काम करता है, जैसे आंख की जो पलक है, हाथ ऐसे हम मिला रहे तो हमारा ऐच्छिक है ना ये। अनैच्छिक का मतलब है कि आंख अपने आप जो पलक होता है बंद होता है खुलता है, तो अनैच्छिक है। एक हृदय होता है, तो यहाँ पे आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था तो कौन सा पेशी है जो कभी आराम ही नहीं करता है, तो आगे हम लोग देख रहे होंगे हृदय। अब जो तंत्रिका उत्तक है इसके 2 पार्ट हैं, एक केंद्रीय है, एक परिधि है। यहां पे पूरा मस्तिष्क को हम लोग भी देख लेंगे। केंद्रीय के 2 पार्ट हैं, एक का नाम है मस्तिष्क जो कुछ भी काम करता है तो सोच समझ के करता है, कईयों का बिना सोचे ही कर देता होगा। एक होता है मेरु रज्जु जो बिना सोचे समझे कार्य करता है, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। परिधीय के 2 पार्ट हैं, एक है क्रेनियल, एक है स्पाइनल।
क्रेनियल हमेशा मस्तिष्क के साथ जुड़ा रहेगा और स्पाइनल हमेशा मेरुरज्जु के साथ जुड़ा रहेगा। इसी के बाद अब तीनों चैप्टर हम लोग का खत्म होगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक लाएंगे विटामिन, और विटामिन के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से देख रहे होंगे कि विटामिन कितने हैं, कौन वसा में घुलनशील है और कौन जल में घुलनशील है। विटामिन की खोज कौन करता है, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, सेक्सुअल विटामिन किसे कहते हैं, रिकेटस किसे कहते हैं, और इसके रिकेटस विटामिन जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे विटामिन डी को कहते हैं हम लोग। जनन शक्ति का कम वाला विटामिन किसे कहते हैं, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, इसके साथ नपुंसक विटामिन किसे कहते हैं, इसके साथ थायमिन विटामिन किसे, राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं, कोबाल्ट विटामिन किसे कहते हैं, कोबाल्ट की मात्रा किस विटामिन में अधिक पाई जाती है उसको देखेंगे। फंक ने किया था विटामिन की खोज, लेकिन विटामिन ए की खोज होलकट किए थे। विटामिन बी की, सी की, डी की, विटामिन के की खोज कौन किया था, तो मैके किए थे, मैक। इसी स्थिति के साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे होंगे कि किस विटामिन में रक्त का थक्का जमता है, तो विटामिन के होगा वहां पे। स्कर्वी विटामिन किसे कहते हैं, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद प्रोटीन देखेंगे। अब प्रोटीन ही के साथ साथ हम लोग कुछ ग्रंथियों के बारे में समझेंगे, जैसे उड़ो लड़ो भागो ग्रंथि किसे कहते हैं, तो एड्रेनलिन को कहते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखेंगे। और इसके साथ ही साथ जब प्रोटीन और ये हो जाएगा तो जो बॉडी की शरीर है, शरीर वाला एक पार्ट देख लेंगे। उसी में सब कार्पलस और प्लस मेटाकार्पलस टेस्लस एटना पिटना सब देख लेंगे उसी में कि क्या होता है, टकना क्या होता है। तो अब हम लोग औपचारिक शुरुआत किए हैं, बस आज सिर्फ ड्राफ्टिंग किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिल रहे होंगे तो वहाँ पे कोशिका की शुरुआत करेंगे, कैसे कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका विभाजन कैसे होता है, और एक कोशिका से निम्न कोशिकाओं का निर्माण होता है। और वहाँ पे कई व्यक्तियों का वहाँ पे मत आएगा कि कोशिका का निर्माण कैसे हो रहा है, तो उसको भी हम लोग देख रहे होंगे। और वनस्पति विज्ञान से संबंधित, वनस्पति विज्ञान का तो सबसे पहली बात है कि उसके जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस है। दूसरा चीज आगे हम लोग जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जीव विज्ञान यानी जो डॉक्टर होते हैं वो किसकी शपथ लेते हैं, तो जीव विज्ञान के स्टूडेंट किसकी शपथ लेते हैं, तो हिप्पोक्रेटस के। चिकित्सा विज्ञान के संबंधित से, जिससे कि चिकित्सा विज्ञान के जो स्टूडेंट होते हैं किसकी शपथ लेते हैं, तो हिप्पोक्रेटस की लेते हैं। तो उसको आगे हम लोग देख रहे होंगे क्यों लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कोशिका को लेकर आ रहे हैं।